आपको मेरी आवाज भी आ रही है और आपके सामने स्लाइड्स भी आ रही हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को गौर से देखिएगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब लेक्चर्स देख लिए हैं और आप लोग जो है वो बुक से भी गो थ्रू कर चुके हैं, और एज पर द फीडबैक आप दोनों चीजों को जब कर चुके थे तो उसमें से आपकी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई। तो मैं बेसिकली उन तमाम चीजों को यहाँ पे जो है वो आंसर करूंगा। जिस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको अभी इस वक्त अपने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, बुक में देखें हर किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें जो है वो हार्ड भी होते हैं क्वेश्चंस, उसमें इजी भी होते हैं क्वेश्चंस, और उसमें एक बहुत इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। हम उसमें से जिस किस्म के क्वेश्चंस लेके चलेंगे वो दरमियाने किस्म के होंगे, ना बहुत मुश्किल होंगे ना वो बहुत आसान किस्म के क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी। तो वो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके सामने जो है वो सॉल्व आपको, इनफैक्ट मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चंस। और उसके बाद आज की क्लास लेते ही फौरन आपने बुक उठा के अपने सामने बैठना है और इन क्वेश्चंस को आपने जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो कुछ बुक के वर्जन्स के अंदर मौजूद है, कुछ के अंदर मौजूद नहीं होगा, लेकिन जो भी कुछ है ये क्वेश्चन आपके सामने फिलहाल पूरा लिखा हुआ है। मे भी कि आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पहले, इससे पहले बुक के अंदर देख चुके हैं, ठीक है, या सॉल्व करने की कोशिश कर चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर चुके हैं? यस या नो बोले जल्दी से, इसलिए कि बस क्वेश्चन बुक के अंदर मौजूद है। एक, दो, तीन। 47 में से तीन बच्चों का आंसर आया, चार उमैमा, पाँच, छः। गुड, गुड। यस वी ट्राइड। अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ। आप लोगों ने इसके ऊपर कोशिश की थी इंशाल्लाह, और अपने आंसर्स भी इसके साथ जो मैच कर लीजिएगा। और अगर आपके आंसर्स मेरे आंसर के साथ मैच हो जाते हैं तो फिर बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आशिर अली आपने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कह दिया नो। गुड आशिर, ठीक है। आ जाए अभी क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। कंसीडर द मार्केट फॉर मिनी वैन्स। मिनी वैन्स अभी आप लोग समझ रहे हैं, अगर किसी को कोई चीज समझ में ना आए तो वो पूछ भी सकता है यहाँ पे फौरन। मिनी वैन्स जो है वो आजकल आप देखें जैसे हाईजेट या फिर जो है वो बुलान वगैरह की जो हम किस्म की जो गाड़ियां होती हैं, हम समझ लें कि हम उसी को मिनी वैन्स जो है वो कह रहे हैं, ठीक है। फॉर ईच वन ऑफ the for each one of the events listed here, identify which of the determinants of demand and supply are affected। मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ें और बहुत गौर से समझने की कोशिश करें। वो कहता है कि, एक सेकंड प्लीज। वो कहता है कि which of the determinants ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर अफेक्टेड। उसने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया है वो ये किया है कि जी डिमांड और सप्लाई के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स के ऊपर जो है वो इसका अफेक्ट होगा, ठीक है जी। तो ये उसका जो है पहला सवाल है। दूसरा सवाल, ऑल्सो इंडिकेट वेदर डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अब हमें बताना है कि डिमांड और सप्लाई बढ़ेगी या फिर कम होगी। और नंबर थर्ड चीज जो हमें सवाल के अंदर करनी है वो कह रहा है कि डायग्राम ड्रॉ करें टू शो द इफेक्ट ऑन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ मिनी वैन्स। अब हमें जो वो डायग्राम शो करनी है कि मिनी वैन्स की क्वांटिटी के ऊपर और प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो ये तीन बेसिकली चीजें हमें इस क्वेश्चन के अंदर करनी है, ठीक है। अभी तक हमने क्वेश्चन समझ लिया है, ठीक है, कि क्वेश्चन बेसिकली जो है वो है क्या और उसके अंदर हमें करना क्या है। अब इसने नीचे चार सिचुएशंस दी हुई हैं कि इन चार सिचुएशंस के अंदर होगा क्या। सबसे पहला क्वेश्चन है, पीपल डिसाइडेड टू हैव मोर चिल्ड्रन। लोगों ने डिसाइड किया कि भाई उनके ज्यादा से ज्यादा बच्चे होने चाहिए, ठीक है। अब बात यह है कि अगर लोगों ने ये डिसाइड किया है तो जाहिर सी बात है कि आप बुक के अंदर जाएंगे, चैप्टर नंबर 4 के अंदर लिखे हुए हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है जी, कि डिमांड एंड सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जिस वक्त डिमांड चेंज होती है या सप्लाई चेंज होती है तो हमारा कर्व शिफ्ट होता है या तो लेफ्ट के ऊपर अगर कम होती है और अगर राइट के ऊपर अगर ज्यादा होती है तो, ठीक है जी। इट्स नॉट लाइक कि हम उसी कर्व के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे कर्व के ऊपर मूव कर रहे हैं जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, डिमांड चेंज नहीं होती। ये क्वेश्चन तो हमने क्लास के अंदर ही बहुत क्लियर कर लिया था उसी वक्त कि जी डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या फर्क है, ठीक है। अब उसके अंदर जो है वो लिखे हुए हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अब हमने कहा विच ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और सप्लाई आर अफेक्टेड, तो उसके अंदर एक डिटर्मिनेंट था नंबर ऑफ बायर्स। अगर नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज होगा तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ बायर्स डिक्रीज होगा तो हमारी डिमांड डिक्रीज होगी। तो हमारे पहले
क्वेश्चन का, पीपल डिसाइडेड टू हैव मोर चिल्ड्रन, इसका सबसे पहला आंसर तो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इज अफेक्टिंग, और डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड जो अफेक्ट कर रहा है वो कौन सा है? नंबर ऑफ बायर्स। नंबर टू, डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जाहिर है कि आप पहले से ज्यादा लोग खरीदेंगे अगर, तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी। नंबर थ्री, अब हमें एक डायग्राम बनानी है ये बताने के लिए कि क्वांटिटी और प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। अब देखें, आपने एक, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ, वैसे तो ये थोड़ी सी अजीब सी ही बनेगी। यहाँ पे ये हमारा, ये आपको समझ में आ रहा है? वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास प्राइस मौजूद है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्वांटिटी मौजूद है। ये हमारी डिमांड का कर्व है, ये हमारी सप्लाई का कर्व है। जिस वक्त लोग डिसाइड करेंगे कि जी पीपल डिसाइडेड टू हैव मोर चिल्ड्रन, तो हमने कहा कि जी बिकॉज नंबर ऑफ बायर्स इज इंक्रीजिंग, डिमांड विल आल्सो इंक्रीज। और डिमांड इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जी हमारा कर्व अब की दफा जो है वो लेफ्ट से राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हमारा कर्व लेफ्ट से राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हमारा कर्व लेफ्ट से राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो गया तो आप देख सकते हैं कि जी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी ऑफ मिनी वैन सोल्ड ये भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। तो क्लियर, ऑल ड्राइंग्स कर रहा हूं मैं। ये आपने समझ लिया जनाब, ये हमारा था पहले वाले का आंसर। अब ये बताइए कि इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे, यस या नो बोल दें भाई। अगर पांच छह भी आंसर यस के आ जाते हैं तो हम कहते हैं ओके गुड, उमर हमजा नो, डन। सही जी, बहुत अच्छी बात है। हम चले जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। स्ट्राइक बाय स्टील वर्कर्स रेजेस स्टील प्राइसेस। अच्छा आयशा, आप पूछना चाहती हैं तो हाथ उठा दें, चलें आपसे पूछ लेते हैं। जी आयशा कहिए। आयशा आपका स्पीकर खुल चुका है, कहिए प्लीज। माइक आपका खुल चुका है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोहम्मद इमरान कह रहे हैं रिपीट कर दें। आयशा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चलें, ये इनका माइक खुद ही बंद हो गया। मैं रिपीट कर देता हूँ, चलो भाई ठीक है। देखें, क्वेश्चन को सबसे पहले गौर से पढ़ लें। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जी मिनी वैन्स की मार्केट को कंसीडर करें और तीन चीजें बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नीचे जो चार हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, इन इवेंट्स को हम जो वन बाय वन देखेंगे। इनमें से हर इवेंट का तीन चीजों के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और मैमा कह रही है जी डिटरमिनेंट्स वाली बात दोबारा बोल दें। ठीक है, अच्छा जी। अब हमें तीन चीजें बतानी है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि जी कौन सा डिटर्मिनेंट है डिमांड का या सप्लाई का जिसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर 4 के अंदर सारे दिए हुए हैं कि जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन से होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कौन से होते हैं। सर एट अ टाइम, अच्छा जी आयशा कह रही हैं सर एट अ टाइम सप्लाई एंड डिमांड भी इफेक्ट हो सकती हैं। एज नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हुए सो सप्लायर्स भी अपनी सप्लाई बढ़ा सकता है। ठीक है जी। अच्छा आयशा कह रही है कि जी चूंकि के नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हुए हैं इसलिए सप्लाई भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है वो दो चीजें होती हैं। देखें, एक चीज तो इन्होंने बहुत क्लियरली जो है वो इसके अंदर बता दी है क्वेश्चन के अंदर, और दूसरी चीज वो है जो हो सकती है। इस चीज को मेरी देखें बहुत गौर से सुने और बहुत गौर से जो है वो सुने और याद रखें, इसलिए कि एग्जामिनेशन के अंदर भी ये कंफ्यूजन हो सकती है। कुछ चीजें हैं जो उसने बहुत क्लियरली यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं और कुछ चीजें हैं जो हो सकती हैं। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है लेकिन उसने क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं कही। सबसे पहली चीज तो ये है। तो इफ यू वांट टू बी अ रीजनेबल, इफ यू वांट टू हैव अ रीजनेबल अजम्पशन, तो वो रीजनेबल अजम्पशन क्या होगी कि जो चीज उसने नहीं कही उसको अज्यूम ना करो और जो चीज उसने कही है उसको अज्यूम कर लो। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा था कि जी इकोनॉमिक्स के अंदर एक रूल ये होता है कि जब कभी भी हम दो वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप को जज करने के लिए जाते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि बाकी तमाम चीजें कांस्टेंट है। ठीक है जी। अदरवाइज तो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। ठीक है जी, बाकी तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। जिन दो चीजों की उसने बात की है, आप फिलहाल उन दो चीजों की बात करेंगे। उसने बात की है कि जी डिटर्मिनेंट्स बताएं डिमांड या सप्लाई का जो इफेक्ट होगा। पहले क्वेश्चन के अंदर है पीपल डिसाइडेड टू हैव मोर चिल्ड्रन। डेफिनेटली
डिमांड इंक्रीज होगी लेकिन सप्लाई इंक्रीज होगी या नहीं होगी, उसने कोई इशारा नहीं दिया। अगर उसने कोई इशारा नहीं दिया तो हम उसको कांस्टेंट फैक्टर कंसीडर कर लेते हैं। आयशा ओके? जब उसने कोई इशारा नहीं दिया तो हम उसको कांस्टेंट फैक्टर कंसीडर कर लेते हैं। हो सकता है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं कही। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें जो है वो देखना है कि जी कौन सा डिटर्मिनेंट था। अब उसके लिए जाहिर है कि आपको याद होना चाहिए, या फिर आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 4 खुला हुआ होना चाहिए, या फिर आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए कि जी कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स थे। इनफैक्ट मैं तो डिस्कस कर चुका था अपने ऑनलाइन लेक्चर में भी और क्लास के अंदर भी। ऑनलाइन लेक्चर में सॉरी, ये नहीं था, क्लास के अंदर। नंबर 2 उसने कहा, अच्छा डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे थे, पीपल डिसाइडेड टू हैव मोर चिल्ड्रन। अगर लोगों ने डिसाइड किया कि उनके ज्यादा से ज्यादा बच्चे होने चाहिए, तो जाहिर है कि वो गाड़ी छोड़ के मिनी वैन के ऊपर आएंगे, वो मोटरसाइकिल छोड़ के जो है वो मिनी वैन के ऊपर आएंगे। ठीक है जी। तो जब वो मोटरसाइकिल या गाड़ी छोड़ के मिनी वैन के ऊपर आएंगे, सेकंड देखिए हम अभी सेकंड के ऊपर आए नहीं है। ठीक है जी, हम सेकंड की बात करते हैं। जरा सा 1 मिनट, आपके पॉइंट के ऊपर आते हैं। शबिया जहरा, ठीक है। तो पहले वाले के अंदर डिटर्मिनेंट कौन सा चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ बायर्स। अगर नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो रहा है तो हमने कहा कि डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड का कर्व राइट साइड के ऊपर शिफ्ट होगा, हमने जब डायग्राम बनाई है तो। और डिमांड का कर्व जब राइट साइड के ऊपर शिफ्ट होगा तो प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी और क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। अब आप ये अपने हाथ से बना के देखेंगे लेक्चर के बाद, और फिर भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम आप लोग कहेंगे। और जब हम सेकंड के ऊपर आते हैं, शबिया जहरा कह रही है कि सेकंड में डिटर्मिनेंट इनपुट प्राइसेस है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कि जब स्टील वर्कर्स जो है वो यहाँ पे स्ट्राइक कर देंगे, तो स्टील वर्कर्स जब स्ट्राइक कर देंगे तो स्टील वर्कर्स, स्टील की प्राइस जो है वो बढ़ गई है। स्टील इनपुट होता है मिनी वैन्स का, और अगर इनपुट की प्राइस बढ़ जाती है तो आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर जाके देखेंगे सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। जब सप्लाई के कर्व को आप लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपको नजर आएगा ना सिर्फ ये क्वांटिटी कम हुई है बल्कि प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई हैं। बिल्कुल सही है, डिमांड सेम होगी पर सप्लाई अफेक्ट होगी सेकंड में, शायद नहीं यकीनन तंजीम, और अफेक्ट क्या होगा? लेफ्ट साइड के ऊपर जाएगी। तो सेकंड वाले के अंदर जो हमने 3 आंसर दिए, हमने कहा कि कौन सा डिटर्मिनेंट है? इनपुट की प्राइसेस। सप्लाई के ऊपर उसका मैं यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दूं, कौन सा डिटर्मिनेंट है जनाब? इनपुट की प्राइसेस। सप्लाई डिक्रीज होगी, और सप्लाई जब हम डायग्राम बनाने के लिए जाएंगे, सप्लाई डिक्रीज का मतलब है कि सप्लाई कम होगी यानी प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही हो गया। अब इसके अंदर क्या कंफ्यूजन है आप लोग बताएं जरा। अगर ये क्लियर है तो हम आपने जस्ट जो है वो यस कहना है, हर हम पॉइंट नंबर 3 के ऊपर चले जाता है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सही है, गुड, सही है जी। बड़ी तेजी के साथ यस 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 आया है। बाकी अगर किसी ने क्वेश्चन करना हो तो वो जो है पूछ सकता है। उमर, आपका जो है मैं सवाल लेता हूँ, कहिए उमर। सर काइंडली ये एक्सप्लेन कर दें कि इन दोनों केसेस के अंदर आपने जो मूवमेंट हमने की है, यानी कि केस 1 के अंदर भी आपने डिमांड जो कर्व था उसको आपने शिफ्ट किया, और ठीक है, ये केस बी के अंदर भी आपने इसको सप्लाई कर्व को आपने शिफ्ट किया। बिल्कुल तो सर सही। हमने इसमें एक देखा था कि दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, एक मूवमेंट अलोंग द कर्व भी होती है। तो हम्म काइंडली उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि हम उसको कैसे डिटरमिन करेंगे कि जो मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रही है उसको कैसे हम डिटरमिन करेंगे, और ये जो शिफ्ट हो रहा है कर्व इसको थोड़ा सा explain अब आप मुझे सवाल का जवाब दें। आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, बुक उठा के? करें। यस सर, पढ़ा था। चैप्टर नंबर 4 के अंदर कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, उन डिटर्मिनेंट्स, वो डिटर्मिनेंट्स कब चेंज होते हैं बताएं? सर या तो मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो अगर चेंज होंगी तो जो है वो नहीं, हरगिज चेंज होगा। नहीं, हरगिज नहीं। आ, जब प्राइस चेंज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है। कर्व अपनी जगह पे खड़ा रहता हाँ। है लेकिन हम उसी कर्व पे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। ठीक है, हम्म। लेकिन जब प्राइस ठीक। के अलावा कुछ और फैक्टर्स चेंज होते हैं तो हमारा कर्व लेफ्ट या राइट के ऊपर शिफ्ट होता है। उन फैक्टर्स को हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। so there is a difference between ठीक है। demand and quantity demanded. Whenever price is changing, quantity demanded is changing and we are moving along the demand curve. लेकिन हम्म। प्राइस के अलावा अगर कुछ और फैक्टर्स चेंज होते हैं तो हमारा कर्व लेफ्ट या राइट के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि डिटर्मिनेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, तो बेसिकली ठीक है। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का फर्क अगर
आपको समझ में नहीं आया, यहाँ पे 48 स्टूडेंट्स हमारे सामने यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आपको डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का फर्क अभी समझ में नहीं आया, तो ये लेक्चर जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको 101% एक लफ्ज भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें। जब हमने कहा है कि पीपल डिसाइडेड टू हैव मोर चिल्ड्रन, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिटर्मिनेंट दैट इज चेंजिंग मार्केट कंडीशंस, एंड दैट डिटर्मिनेंट इज नंबर ऑफ बायर्स, नॉट प्राइस। और नंबर ऑफ बायर्स एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वजह से अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो जाहिर है कि हमारा कर्व लेफ्ट या राइट के ऊपर मूव होगा। जब लेफ्ट या राइट के ऊपर मूव होगा तो उसके नतीजे में प्राइस चेंज होगी। हाँ, अगर मैं कहता कि जी प्राइसेस ही चेंज हो गई हैं किसी चीज की, तो हमारा कर्व या लेफ्ट या राइट के ऊपर मूव नहीं होता, हम उसी कर्व के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, या फिर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है। वो होता चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चेंज इन डिमांड की। ठीक है जी। तो दोनों चीजों के अंदर बड़ा क्लियरली आपने जो है वो फर्क करना है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर हूँ, तो वो तमाम लोग जिन्होंने चैप्टर नंबर 4 के अंदर अभी तक डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का फर्क ही नहीं समझा, उनके लिए ये लेक्चर जो है वो एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं आपको ये पहले बड़ी क्लियर बता दूं बात, अगर किसी का दिल टूटता है और कोई डिसअपॉइंट होता है तो बड़ी माजरत के साथ, बट इसका जो आप कहने के प्री रिक्विजिट है इस लेक्चर का या इन क्वेश्चंस को करने का, वो इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है भाई उमर, कुछ और पूछना है अभी आपने तो बताएं। ठीक। ठीक है। ओके सर। ओके 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 उमर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अब हम क्वेश्चन 2 के ऊपर जाते हैं। ज्यादातर लोगों ने जो है वो कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आए हैं 3 में। देखिए हमने अभी 3 की बात नहीं की ना बच्चों अभी। ठीक है। 3 में डिटर्मिनेंट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंक्रीज इन प्राइसेस कॉजेज द। अच्छा, हम थर्ड के अंदर आते हैं। देखते हैं थर्ड में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है डेवलपमेंट की वजह से, तो सप्लाई इंक्रीज होगी। वेरी गुड। ठीक है जी। अभी सॉरी, क्या नाम है आपका? सवारीशा। ठीक है जी। और जब ये थर्ड में प्रोडक्शन। ठीक है जी। थर्ड के अंदर डिटर्मिनेंट कौन सा है आपका? थर्ड के अंदर डिटर्मिनेंट आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमारा डिटर्मिनेंट है जिसकी वजह से हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी, और जब हम डायग्राम के अंदर सप्लाई के कर्व को राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारी प्राइसेस भी डिक्रीज होंगी, और हमारी क्वांटिटीज की क्वांटिटीज भी बढ़ जाएंगी। हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी और क्वांटिटी डिमांड सेम रहेगी। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। आ रही है आवाज अब शबिया? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे आ जाएगी। इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे आ जाएगी, लेकिन डिमांड अपनी जगह पे ही रहेगी। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि जी डिमांड किस तरीके से, क्वांटिटी डिमांडेड किस तरीके से बढ़ेगी। फरोख। ठीक है। अब आप गौर से देखें कि मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ। ये हमारा डिमांड एंड सप्लाई का कर्व है। यहाँ पे आपकी प्राइस है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है। मैंने एक यूजुअल डिमांड का कर्व बनाया है, ये हमारा डिमांड का कर्व है, और मैंने एक यूजुअल सप्लाई का कर्व बनाया है। ठीक है जी। ये हमारा सप्लाई का कर्व है, इसको मैंने नाम दिया है S1। ठीक है। अच्छा, चूंकि कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, उसकी वजह से हम पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर दिया हुआ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से हम पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। हमारी सप्लाई जो है वो, उसका कर्व जो है वो S1 से S2 के ऊपर आ जाएगा। प्रीवियस जो हमारी इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी थी, देखें वो इस जगह पे है जिसको मैं E1 लिख रहा हूँ। ये हमारी प्रीवियस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब हमारी सप्लाई का नया कर्व हमारी डिमांड के कर्व को किधर टच कर रहा है? जहां पे इस वक्त मैं लिख रहा हूँ E2। अब आप मुझे बताएं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ी? पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी ये, अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ के आ गई है यहाँ पे। ना सिर्फ ये कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ी है, बल्कि इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गई है। सॉरी, इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गई है। तो देखें इसके अंदर, इसको समझ में आ रहा है आपको ये? पहले अब हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और का सप्लाई यहाँ पे थी, अब हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और सब। अच्छा, आप कह रहे हैं क्यों बढ़ेगी तैयब खान? आप कह रहे हैं सप्लाई बढ़ने की वजह से। तैयब खान, समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताएं।
ये आपको ग्राफ समझ में आया है? यस, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कौन सी होती है? जहाँ पे इक्विलिब्रियम सब जो, कहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर होती है। अच्छा, वीआईपी समझ में आ गया। सही है भाई, सही है, अब सही है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी तक मैं पहली स्लाइड के ऊपर हूँ, आप लोग जो है वो जरा सब भाई फास्ट होने दें मुझे। ठीक है। अच्छा, हमारा जो आखिरी वाला है बिल्कुल इसी तरीके से आप देख लेंगे। आखिरी वाले को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आखिरी वाले को। ठीक है जी। फोर्थ के अंदर राइज इन द प्राइस ऑफ एसयूवी। ठीक है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स। अब इसके अंदर डिटर्मिनेंट क्या है, जरा सा गैस करें आप में से कुछ लोग। सब्स्टिट्यूट गुड्स, वेरी गुड। ठीक है जी। एसयूवी यानी कि हमारी जो बड़ी गाड़ियां जो होती हैं, जाहिर है कि उनका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं है ये हमारी वाली जो छोटी वाली मिनी वैन्स होती है, लेकिन बहरहाल ये ट्रैवलिंग के लिए यूज होती है, तो किसी हद तक हम सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। तो एसयूवी का सब्स्टिट्यूट है, जब उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो लोग वो खरीदना छोड़ देंगे, और जब वो लोग खरीदना छोड़ देंगे तो लोग ये खरीदना शुरू कर देंगे, और जब ये खरीदना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है कि जी हमारी डिमांड इंक्रीज होगी मिनी वैन्स की। और अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वेरी गुड। ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता है, डिमांड इंक्रीज होगी तो आप ग्राफ बना के देख लीजिएगा, प्राइस ऊपर जाएगी और क्वांटिटीज भी ऊपर जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मिनी की डिमांड एंड क्वांटिटी जो है वो राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे नहीं पता आपके उसके ऊपर आपके एडिशन के अंदर जो है वो 4 वाला चैप्टर कौन सा क्वेश्चन है। तो ये अभी मैंने यहाँ पे, इसलिए कि हर किसी का चूंकि एडिशन डिफरेंट है तंजीम, तो मुझे नहीं पता कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है। बहुत मुमकिन है कि वो यहाँ पे अभी आ जाए मेरे लेक्चर के अंदर, बहुत मुमकिन है कि ना आए। अगर आ गया, क्योंकि के यहाँ पे जो है स्क्रीन शेयरिंग जो है वो बड़ी डिफिकल्ट है, मैंने इसको बाकायदा पूरा बनाया है कि डीवीडीज वाला, शायद इसके अंदर आ जाएगा, मैं उसको देख लेता हूँ अभी जरा सा। ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम जा रहे हैं जनाब किसके ऊपर? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाने लगे, और क्वेश्चन आपके सामने है। एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर नोटबुक्स raises the quantity of notebooks demanded but not the quantity supplied. Is this statement true or false? आप में से कितने लोगों ने ये सवाल किया है, अटेम्प्ट किया है? जवाब दें जरा सा पहले। यस या नो में, यस या नो में, जल्दी से। गुड हमजा, यस, 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 यस। तो 4-5 लोगों का जवाब आया कि यस। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ यहाँ पे, मैं आपके सामने इसको करता हूँ कि ये हमारा जो है वो ट्रू है या फिर हमारा फॉल्स है। ये हमारी डिमांड और सप्लाई का मैं दोबारा कर्व बना रहा हूँ। ये क्या कहता है, इस गौर से इसको जरा सा समझने की कोशिश करें। ये क्या कह रहा है? एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर नोटबुक्स। नोटबुक्स की डिमांड इंक्रीज हुई है। डिमांड इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि नोटबुक्स की डिमांड का कर्व राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हुआ है। रेजेस द क्वांटिटी ऑफ नोटबुक्स डिमांडेड, जिसकी वजह से नोटबुक्स की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है, बट नॉट द क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज नहीं हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐसा ना आप, ये जो है हमारा फॉल्स है। उसकी वजह ये है कि हमारी डिमांड का कर्व राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हुआ, ये हमने D2 बनाया है। ठीक है जी, D2। हमारी डिमांड का कर्व राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो कह रहा है क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो गई है। यस, ये पॉइंट है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है, लेकिन जाहिर है कि इसके साथ साथ क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज नहीं हुई। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है तंजीम। देखें इसके अंदर, क्वांटिटी डिमांडेड पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 के ऊपर थी, E1 के ऊपर जो मैंने लिखा है। अब क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो E2 के ऊपर है। आप देखें कि क्या यहाँ से यहाँ पे हमारी क्वांटिटी नहीं गई, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ से यहाँ पे गई है। लेकिन
हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ी है। वो कहता है क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ी, हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। अच्छा जी, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे डिमांड बढ़े लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड ना बढ़े, वो कौन सी हो सकती है? ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ अब। ठीक है जी। ग्राफ अगर बना के देखें एक ऐसी सिचुएशन, इसके अंदर चैप्टर नंबर 5, वेरी गुड। परफेक्टली इलास्टिक नहीं तंजीम, परफेक्टली इन इलास्टिक। जब सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक होगी तो डिमांड बढ़ने के बावजूद भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड चेंज नहीं होगी। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये चैप्टर नंबर 5 से है बेसिकली। ये मेरी डिमांड है और ये मेरी सप्लाई है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है जी। स्ट्रेट क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या हुआ? अगर आपने चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने स्टेडियम की बात की थी, वहां पे सप्लाई का कर्व स्ट्रेट बना था। इस केस के अंदर अगर मेरी डिमांड बढ़ भी जाए, यानी D1 से D2 के ऊपर चला जाए, तो आप देख रहे हैं कि हमारी सिर्फ प्राइस बढ़ी है लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और हमारी क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ी है। ये क्वेश्चन, ये बात समझ में आई है आपको? अगर आई है तो प्लीज बताइए जल्दी से। मैंने क्लियर कर दिया इसको फिलहाल। ठीक है जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिनी वैन्स वाला ही क्वेश्चन, जो है वो दोबारा आ गया है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक और है, स्टॉक मार्केट का क्रैश जो है वो लोअर्स पीपल्स वेल्थ। तो लोगों की जिस वक्त, ये जो मैं नंबर ई पढ़ रहा हूँ इसके अंदर ना, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। मैं ई पढ़ रहा हूँ इसके अंदर कहता है कि जी लोगों की जो इनकम जो है वो कम हो गई है। अगर लोगों की इनकम कम हो गई है तो लोगों के हमारी जो डिमांड का कर्व लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो डिमांड कम होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, डिक्रीज इन इनकम डिटर्मिनेंट, बिल्कुल सही है जी, इनकम एक डिटर्मिनेंट होता है। डिमांड इंक्रीज कैसे होगी उमैमा? लोगों की वेल्थ 11, लोगों की वेल्थ कम हुई है तो डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, डिमांड डिक्रीज होगी। यस, अब आपने जो है वो सही लिखा है। ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द 1990s टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स की जो है वो कॉस्ट कम हो गई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। हाउ डू यू थिंक दिस अफेक्टेड द मार्केट फॉर कंप्यूटर्स? सबसे पहले कंप्यूटर्स की मार्केट के अंदर क्या होगा? अब इस इन तमाम के आंसर जो है वो आप लोग दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर की मार्केट के अंदर जो है वो क्या होगा? जवाब दीजिए भाई, कंप्यूटर की मार्केट के अंदर क्या होगा? डिमांड का कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, हम सप्लाई साइड की बात कर रहे हैं तंजीम। बिल्कुल सही है। कौन सा डिटर्मिनेंट है सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करें। चार आंसर हमारे पास सही आ गए हैं। हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई क्यों इंक्रीज होगी? इसलिए कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, देखिए हम कंप्यूटर चिप है, कंप्यूटर चिप कंप्यूटर का इनपुट होता है। जब इनपुट की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो कंप्यूटर्स की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। इंक्रीज इन सप्लाई नॉट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का काइम रहा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जो हमने बात की थी चिप्स के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो सिनेरियो दिया हुआ है उसके अंदर इनपुट की प्राइस कम हो रही है। ठीक है जी। तो जब हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी तो जाहिर है उसकी कंप्यूटर की फिर प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगी, कंप्यूटर की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ क्या होगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक है जी, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाली बात कर रहे हैं बेसिकली हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिटर्मिनेंट्स में से। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी जाहिर है। ठीक है जी। नहीं, सेम इफेक्ट नहीं होगा। कंप्यूटर की सप्लाई बढ़ी थी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ेगी। जब लोग कंप्यूटर खरीदेंगे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी खरीदना चाहेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है।
और फॉर टाइपराइटर की डिमांड कम हो जाएगी, टाइपराइटर की डिमांड कम होगी लेकिन सप्लाई वहीं पे घर खड़ी रहेगी, तो टाइपराइटर की प्राइस गिर जाएगी। अब मैं आपको तीनों के ग्राफ बना के दिखाऊं जरा यहाँ पे, ठीक है। मैं बहुत स्लो चलने की कोशिश करता हूँ ताकि जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। मैं वन बाय वन सारी चीजों के ऊपर जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा प्लीज। इसके अंदर चार चीजें शामिल है बेसिकली क्वेश्चन के अंदर, आप गौर से सुने। सबसे पहले कंप्यूटर चिप, दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे इसको जो है वो हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कंप्यूटर चिप। दूसरे नंबर पे कंप्यूटर, तीसरे नंबर पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और चौथे नंबर पे टाइपराइटर। मैं नीचे चारों के ग्राफ बना के देखूंगा, ठीक है जी। कंप्यूटर चिप कंप्यूटर का इनपुट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर्स का कॉम्प्लीमेंट है, और टाइपराइटर कंप्यूटर्स का सब्स्टिट्यूट है। उसने बड़ी सीधी सी बात की है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से कंप्यूटर चिप्स की प्राइस डिक्रीज हो गई है। जब कंप्यूटर चिप्स की प्राइस डिक्रीज हो गई तो कंप्यूटर्स का इनपुट सस्ता हो गया, कंप्यूटर्स का इनपुट सस्ता हो गया। ये हम कंप्यूटर्स के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कि प्रीवियसली लेट्स से कि उसकी डिमांड और सप्लाई कुछ इस तरीके से थी। ये उसकी डिमांड थी और ये उसकी जो है वो सप्लाई थी। अब चूंकि कि इसका इनपुट सस्ता हो गया है तो कंप्यूटर की कंपनीज अब पहले से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी कंप्यूटर्स, और जब ये पहले से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी तो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा यहाँ पे। हमें नजर आ रहा है कि एज कंपेयर टू E1, E2 के अंदर प्राइसेस ना सिर्फ ये कि कम है बल्कि क्वांटिटीज की कंजम्पशन भी ज्यादा हो रही है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या वाकई ऐसा ही नहीं हुआ कि 1990 से लेके अभी तक ना सिर्फ ये कि कंप्यूटर्स की प्राइसेस नीचे जा रही हैं बल्कि अब हर घर के अंदर कंप्यूटर होता है, हालांकि पहले हर घर के अंदर कंप्यूटर नहीं था। तो ये था हमारा पहले वाले का आंसर। अब अगर कंप्यूटर की क्वांटिटीज की कंजम्पशन बढ़ गई है और लोगों पहले से ज्यादा कंप्यूटर खरीदना शुरू कर दिया है लोगों ने, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मार्केट के अंदर क्या होगा जरा सा गौर कीजिएगा। ये अब मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मार्केट बना रहा हूँ। जब लोग पहले से ज्यादा कंप्यूटर्स खरीद रहे हैं रिड्यूस्ड प्राइसेस के ऊपर, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मार्केट के अंदर इसकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डिमांड का कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और लोग पहले से ज्यादा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर डिमांड करना शुरू कर देंगे। जब वो कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो सॉफ्टवेयर भी खरीदेंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं एक दूसरे के। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम जाते हैं तीसरे के ऊपर और हम कहते हैं कि टाइपराइटर के साथ फिर क्या होगा। लेट्स से कि टाइपराइटर की डिमांड ये थी, टाइपराइटर की सप्लाई ये थी, लेकिन जिस वक्त लोगों ने कंप्यूटर खरीदना शुरू कर दिया तो लोगों ने टाइपराइटर खरीदना बंद कर दिया और टाइपराइटर की डिमांड का कर्व लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और हम देखते हैं कि टाइपराइटर की प्राइसेस नीचे चली जाएंगी और टाइपराइटर की क्वांटिटीज कम हो जाएंगी। ये मैंने बड़ा गंदा सा ग्राफ बनाया बट उम्मीद है कि मुझे ये आपको जो है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी जनाब, यहाँ तक क्लियर हो गया? गुड। क्लियर प्रो मैक्स, ठीक है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, सुनिएगा जरा मेरी बात गौर से। देखें बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें वो अपने कल्चर की रिफ्लेक्शन शो करता है या फिर कल्चरल एस्पेक्ट जिसके अंदर इंक्लूडेड होता है। अगर मुझे यूएसए का कल्चर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल उसी तरीके से कि आप यूएसए जाके अगर किसी को ये बताएंगे कि किसी गोरे को आपने जाके ये बता दिया कि जी बकरीद के ऊपर टमाटर की प्राइस बढ़ जाती है, तो वो बोलेगा भाई ये बकरीद क्या चीज होती है।
वो कहेगा बकरीद के ऊपर जो है वो टमाटर की प्राइस क्यों बढ़ जाती है। तो अब आप उसको समझाने के लिए बैठेंगे, इसलिए कि बकरीद के ऊपर सब लोग जानवर काटते हैं तो कढ़ाई बनाते हैं, तो जो है डिमांड बढ़ जाती है टमाटर की, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं। अगर आप उसको सारी चीजें समझाने के लिए जाएंगे तो वो अपना सर पीटना शुरू कर देगा कि ये किस किस्म की बातें कर रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से बुक के अंदर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 10 मुहर्रम पर देख की प्राइस बढ़ जाती है। वो आपसे बोलेगा भाई सबसे पहले तो ये बताओ ये देख क्या चीज होती है, और अगर देख कोई चीज होती है तो फिर जो है वो 10 मुहर्रम जो है वो क्या चीज है। ठीक है, उसको इवन ये भी नहीं मालूम होगा कि मुहर्रम कोई महीना है। ठीक है, तो बात यह है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो जिसके अंदर उसने जो है वो कल्चरल एस्पेक्ट रखा हुआ है। ठीक है जी, कल्चर है। अब इसके अंदर आपकी बुक्स के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंदर उसने जो है वो ऑरेंज की बात की है, और उसने कुछ जो है वो न्यू इंग्लैंड की बात की है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन है ना बेसिकली। तो हम एग्जाम के अंदर डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो नहीं देंगे जिनके अंदर कल्चरल एस्पेक्ट होगा। तो अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता कि समर के अंदर जो है वो कैरेबियन के अंदर कैसा मौसम होता है, और जो है वो इंग्लैंड के अंदर जो कैसा मौसम होता है, या फिर जो है वो किस मौसम के अंदर वो लोग किनू का जूस ज्यादा पीते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम जिस हद तक कोशिश करेंगे कि जी हम अपने कल्चर को रिफ्लेक्ट करें अपने क्वेश्चंस के अंदर, हम उस हद तक अपने ही कल्चर के ऊपर जाएंगे। अब ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ये कहता है यूजिंग सप्लाई एंड डिमांड डायग्राम्स, हमें सप्लाई और डिमांड की डायग्राम्स यूज करते हुए शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑन द मार्केट फॉर स्वेट शर्ट्स। ठीक है जी, अब स्वेट शर्ट्स क्या होती हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये जो है वो शायद समझाना पड़ेगा, इसलिए कि हम स्वेट शर्ट्स का यूजुअली जो है वो यूज नहीं करते वर्ड स्वेट शर्ट का, और ये उनके यहाँ किस वजह से यूज की जाती है। नंबर 1 के अंदर हमारे पास तैयब खान का एक आंसर आया है, हरिकेन इन साउथ कैरोलिना डैमेजेस द कॉटन क्रॉप। अब कॉटन क्रॉप से जाहिर सी बात है कि स्वेट शर्ट जो है वो बनती है। ठीक है जी, रुई से हम जो है वो कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो जाहिर है कि उसकी जो वो प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगी, इसकी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो स्वेट शर्ट्स की सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। इनपुट डैमेज सप्लाई डिक्रीज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तमाम लोगों ने तकरीबन आंसर दे दिया, गुड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो आ गया है हमारा, देखिए कल्चरल एस्पेक्ट। ठीक है, स्वेट शर्ट्स और लेदर जैकेट्स का आपस के अंदर क्या रिलेशनशिप है, ये फिलहाल हम नहीं जानते। ठीक है जी, अगर हम नहीं जानते तो हम अज्यूम कर लेते हैं। अजम्पशन दो तरीके की हो सकती है। एक अजम्पशन ये हो सकती है जो हमजा ने कहा है कि सब्स्टिट्यूट है। ठीक है जी, और सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट कितने लोग कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट, और कितने लोग ये समझते हैं कि साउथ कैरोलिना के अंदर लोग स्वेट शर्ट के ऊपर लेदर जैकेट पहनना पसंद करते हैं। जो सब्स्टिट्यूट कह रहे हैं वो अपनी जगह पे सही है, जो कॉम्प्लीमेंट्स कह रहे हैं वो अपनी जगह पे सही है। जाहिर है कि हम उनके कल्चर को नहीं जानते। अगर हम उनके कल्चर को नहीं जानते तो हम एक रीजनेबल किस्म की अजम्पशन करके निकल जाते हैं। अगर आप सब्स्टिट्यूट कहते हैं तो आपका डिमांड का ग्राफ अलग बनेगा, अगर आप कॉम्प्लीमेंट कहते हैं तो आपके डिमांड का ग्राफ अलग बनेगा। दोनों सिचुएशंस के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो दिल चाहे आप इसको कह सकते हैं, ग्राफ सही बनाइएगा अपनी अजम्पशन के मुताबिक। अगर मैं कहता हूँ कि जी स्वेट शर्ट्स और लेदर जैकेट्स जो है वो दोनों आपस के अंदर सब्स्टिट्यूट हैं, तो क्या होगा, हम दोनों को करके देख लेते हैं यहाँ पर। अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं और प्राइस इंक्रीज हो गई है स्वेट शर्ट्स की, तो लोग इसकी जगह लेदर जैकेट खरीदना शुरू कर देंगे और लेदर जैकेट की डिमांड बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट डिमांड डिक्रीज सप्लाई सेम, डिमांड डिक्रीज। देखिए सब्स्टिट्यूट है, स्वेट शर्ट की प्राइस बढ़ गई है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं दोनों चीजों को मिक्स कर दिया मैंने। द प्राइस ऑफ लेदर जैकेट फॉल्स। ठीक है, लेदर जैकेट अगर सस्ती हो गई है एंड वी आर कंसीडरिंग देम सब्स्टिट्यूट, तो लोग लेदर जैकेट अगर खरीदना शुरू कर देंगे तो जाहिर है कि डिमांड डिक्रीज होगी। आप सही कह रहे हैं। नहीं 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 मारिया, मैंने एक इसके अंदर जो मिला दिया था ना। ठीक है, ये तमाम आंसर ऊपर हमारे पास सही आए हैं कि अगर लोगों ने लेदर जैकेट की प्राइस कम हो गई है और लोगों ने लेदर जैकेट परचेज करना शुरू कर दी है, तो जाहिर सी बात है कि स्वेट शर्ट्स की डिमांड कम होगी, उसकी डिमांड का कर्व लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं और लोग स्वेट शर्ट के ऊपर लेदर जैकेट पहनना पसंद करते हैं और लेदर जैकेट की प्राइस कम हो गई है, तो हम क्या कहेंगे, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये दोनों को तरीके से क्वेश्चन हो सकता था। अब कॉलेज ने क्या कहा है, कॉलेज वालों ने कहा है कि जी मॉर्निंग
आई डोंट नो कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये एक्सरसाइज टाइप का कुछ मतलब था, मैंने एक और लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है जी, सुबह जितने भी लोग आएंगे एक्सरसाइज करने के लिए या कॉलेजेस के अंदर आएंगे, वो अप्रोप्रिएट जो है उनकी जो ड्रेसिंग होनी चाहिए, बिल्कुल ना। अगर अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग की बात करें तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप स्वेट शर्ट्स पहन के आएंगे। अगर उन्होंने कहा स्वेट शर्ट्स पहन के आएंगे तो हम आप कहते हैं कि जी डिमांड हमारी इंक्रीज होगी। न्यू निटिंग मशीन्स नंबर 4 की वजह से हमारी जो है वो, 4 का बताइए जरा सा क्या होगा। न्यू निटिंग मशीन्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हमारा जो है वो फैक्टर क्या है इसके अंदर, या फिर डिटर्मिनेंट क्या है 4 के अंदर, जरा सा वहां से कुछ लोग टाइप करें। वेरी गुड कुलसुम। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी गुड। माहम, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी हमजा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। गुड उमर, बुशरा, जबरदस्त। अच्छा जी, तो यहाँ तक हम जो है वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और हमारी नेक्स्ट स्लाइड है अ, अच्छा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करें, फिक्र करें और जवाब दें। 5 मिनट तक अभी मैं आपको कोई जवाब नहीं दे रहा, 5 मिनट तक आप इसको सॉल्व करें आराम से बैठ के। अच्छा, आप ऐसा करें, इसको क्वेश्चन नंबर 5 कह लें, और अपना आंसर जब भी दे तो लिखिएगा क्वेश्चन 5, और उसके बाद जो आंसर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले आप क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, सोचें जरा सा। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। चलो भाई बच्चों, जवाब आना शुरू हो गए हैं। ठीक है जी, और जवाब अभी तक हमारे पास जो है वो अच्छे आए हैं। ठीक है जी, कि लेकिन हमारे पास जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जवाब नहीं आया। देखिए, हमें दोनों चीजें बतानी है कि क्या होगा और क्यों होगा। हाउ डज दिस बेबी बूम अफेक्ट द प्राइस ऑफ बेबी सिटिंग सर्विसेज इन 2010 एंड 2020। देखिए, 2010 के अंदर जाहिर है कि ये बच्चा 5 साल का है, ये भी 5 साल का है, तो हर कोई चाह रहा होगा कि जी, और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी बेसिकली। और अगर डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड के कर्व को राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करके देखें, बिकॉज डिमांड इज इंक्रीजिंग प्राइस विल इंक्रीज। 2020 के अंदर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए कि अब सब 15-15 साल के हो चुके हैं, अब वो बेबी सिटिंग खुद कर सकते हैं। जब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है जी, 2020 के अंदर सप्लाई इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। दोनों चीजें बताएं, उसने आपसे प्राइस के बारे में पूछा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूँ। अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो 2010 के अंदर बेबी सिटर्स की डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस भी ज्यादा होंगी, 2020 के अंदर बेबी सिटर्स की सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइसेस भी कम होंगी। बिल्कुल सही। देखें, ये कॉम्प्रिहेंसिव जवाब है जो इन्होंने लिखा है। अगर एग्जाम के अंदर आपके पास इस किस्म का क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ इतना लिख देना है, बेशक ऐसी उर्दू के अंदर लिख देना है, कोई टेंशन नहीं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा उमैमा, चले आपको इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं 2010 के अंदर।
2010 के अंदर इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि अगर हमारी डिमांड ऐसी थी और सप्लाई ऐसी थी बेबी सिटिंग सर्विसेज की, तो 2010 के अंदर चूंकि के तमाम बच्चे, हाँ हाँ लिख देना उर्दू के अंदर, कोई मसला नहीं है, इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, इंग्लिश आए ना आए इस सब्जेक्ट में। जब 2010 के अंदर तमाम बच्चे जो है वो 5 साल के हैं, तो भाई बेबी सिटिंग की जो है वो डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने का मतलब क्या हुआ, राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो गया हमारा कर्व। जब हमारा कर्व राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो गया तो नई इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर है। 2020 के अंदर क्या हुआ, 2020 के अंदर ये हुआ कि डिमांड ये थी और सप्लाई ये थी। अब तमाम बच्चे 15-15 साल के हो चुके हैं, वो कहते हैं कि जी कुछ काम करूं, कुछ जॉब करूं, कुछ पैसे कमाऊं। और जब वो ये करने के लिए जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट के अंदर बेबी सिटर्स तो ज्यादा होंगे, लेकिन अब छोटे बच्चे नहीं रहे इतने सारे। ठीक है, तो ये हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और सप्लाई इंक्रीज होगी तो आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हुई है। ठीक है, सप्लाई कर शिफ्ट टू द लेफ्ट, समझा। यस, अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है तो आपने जो है वो ग्राफ नहीं बनाना है, कोई मसला नहीं है। हमजा, सप्लाई का कर्व लेफ्ट साइड के ऊपर कैसे शिफ्ट होगा भाई। सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट राइट। बहरहाल मैं समझ गया, ठीक है जी, सही है। हाँ सही है, राइट पे होगा। अच्छा चलें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अब मैं क्वेश्चन जो आपको करवा चुका हूँ, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ अब, और आपने इन क्वेश्चंस को अब घर के ऊपर बैठ के करना है। मैं अब इसको जो है बहुत डिटेल के अंदर नहीं करवाऊंगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये कहता है कि जी कैचअप इज अ कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज कॉन्डिमेंट। कॉन्डिमेंट कहते हैं जो टेस्ट को, टेस्ट इनहेंसर कहते हैं आप तकरीबन समझे, ठीक है जी। तो हम यूज को कहते हैं कि जी केचप इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हॉट डॉग्स। तो बेसिकली हम कॉम्प्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक हमारे पास केचप है और एक हमारे पास हॉट डॉग्स है। इफ द प्राइस ऑफ हॉट डॉग राइजेस, हॉट डॉग की प्राइस बढ़ गई है, व्हाट हैपेंस टू द मार्केट फॉर केचप। कौन सा केस आया डिटर्मिनेंट्स के अंदर, जाके देखें जरा सा, डिटर्मिनेंट्स के अंदर जाके देखें केस कौन सा आया, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है जी। इफ द प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स राइजेस, हॉट डॉग्स अगर महंगे हो गए हैं तो व्हाट हैपेंस टू द मार्केट फॉर केचप। भाई राइट साइड के ऊपर कैसे इंक्रीज होगा, डिमांड फॉर केचप डिक्रीजेस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। केचप की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी जब प्राइस इंक्रीज हुई है हॉट डॉग्स की, तो हॉट डॉग्स की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, और जब लोगों ने हॉट डॉग्स खरीदना शुरू कर छोड़ दिया। देखिए जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। हॉट डॉग्स की डिमांड कम नहीं हुई है, हॉट डॉग्स की क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई है, जबकि के केचप की डिमांड कम हुई है। मैं यहाँ पे आपको दोनों बना के दिखाता हूँ ताकि वो तमाम लोग जिनको पहले इन दोनों का फर्क नहीं पता था उनको वो भी पता चल जाए। ये जो मैं लेफ्ट साइड के ऊपर कर्व बना रहा हूँ ये बेसिकली हॉट डॉग्स के लिए है। हॉट डॉग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हॉट डॉग्स की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई है बिकॉज इट्स प्राइस इज इंक्रीजिंग। इसकी प्राइस जो है वो P1 से उठ के P2 के ऊपर चली गई है हॉट डॉग्स की। लेकिन अगर आप देखें तो हॉट डॉग्स की चूंकि के क्वांटिटी भी कम हुई है प्राइस इंक्रीज होते ही। आपको याद है लॉ ऑफ डिमांड की, जब प्राइस चेंज होती है किसी चीज की तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होती है। हॉट डॉग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंजिंग, बट कैचअप के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वक्त लोग, अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं, तो हमारी डिमांड जो है वो कैचअप की भी कम हो जाएगी जब केचप की डिमांड का कर्व हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, आपने इसको देख लिया है। केचप की भी क्वांटिटी डिमांडेड, यस क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होगी बट बेसिकली डिमांड कम होगी। ठीक है जी, और डिमांड कम होगी तो जाहिर है क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। क्वांटिटी डिमांडेड एक सिंगल पॉइंट होता है इस पूरे ग्राफ के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब टोमेटो के साथ क्या होगा। भाई जब मार्केट के अंदर केचप बनाने वाली कंपनी, इसका इनपुट क्या था, टोमेटो, टोमेटो की सप्लाई कम होगी, टोमेटो की सप्लाई कम नहीं होगी, टोमेटो की डिमांड कम होगी। हमजा ने सही लिखा है तंजीम, देखें ऊपर पढ़े। टोमेटो केचप बनाने के लिए वो टोमेटो परचेज कर, ऑरेंज जूस के ऊपर आएंगे तो बात करेंगे ना भाई, सही है। तो
जब टोमेटो केचप नहीं बन रहा तो टोमेटो की डिमांड कहाँ से आएगी? टोमेटो की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और जब टोमेटो की डिमांड डिक्रीज होगी तो टोमेटो की प्राइस कम हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद वो आता है जी टोमेटो जूस के ऊपर। ठीक है, जब टोमेटो सस्ता हो जाएगा, जब टमाटर सस्ता हो जाएगा, यहाँ पर हम भी देखते हैं कि जब टमाटर सस्ता हो जाता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं। जब टमाटर सस्ता हो जाएगा तो जाहिर है कि टोमेटो जूस जो कंपनीज बनाती थी उनके लिए इनपुट सस्ता हो गया, और अगर उनके लिए इनपुट सस्ता हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप तमाम लोग धड़ाधड़ जवाब दे रहे हैं, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। अच्छा, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर नहीं होता ऑरेंज जूस और टोमेटो जूस के लिए, कि हम दायरे के टमाटर का जूस नहीं पीते यहाँ पे, सही है। लेकिन मे बी के उनके कल्चर के अंदर टोमेटो जूस और ऑरेंज जूस बज़ाहिर अभी क्वेश्चन को देखते लगता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। जब टोमेटो जूस की सप्लाई बढ़ जाएगी और उसकी प्राइस कम हो जाएगी तो लोग ये खरीदना शुरू कर देंगे, और जब लोग ये खरीदना शुरू कर देंगे तो ऑरेंज जूस की डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ वी आर कंसीडरिंग कि दे आर सब्स्टिट्यूट्स। जी तंजीम, मैंने आपसे यही कहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर कल्चरल एस्पेक्ट इंक्लूडेड होता है। टोमेटो जूस, टोमेटो का जूस, आई डोंट नो कि इन्होंने किस सेंस के अंदर यूज किया है। मे बी के टोमेटो जूस ये उसको कह रहे हैं वो जो डब्बों के अंदर मिलता है, मे बी के टोमेटो जूस पीते हो, मे बी के किसी और काम के लिए यूज करते हो, वी डोंट नो। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के बजाय यही लगता है कि ये टोमेटो जूस पीते हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, बट फिक्र ना करें, एग्जाम के अंदर हम जो क्वेश्चंस देंगे वो हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करते होंगे, ना ये कि इनके कल्चर को। ठीक है, फिलहाल ये कि बुक के अंदर क्वेश्चन है तो हम इनको जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की सप्लाई बिल्कुल डिक्रीज हो सकती है अगर कोई कुदरती आफत आ जाए तो। क्यों, आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर इस साल आम की सप्लाई कम होगी? उसकी वजह जो है वो, बल्कि आम की क्या, तमाम की तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रही हैं, इसलिए कि उनकी सप्लाई कम हो रही है। ये जो टिड्डी दल वाला मामला जो हमारा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा बुशरा, आपको अनम्यूट कर दे, चलें आ जाएं। सर इधर लिखा हुआ है इफ द प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स राइजेस एंड यू सेड कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट है केचप जो है इसके साथ, ठीक है, तो फिर केचप की भी डिमांड इंक्रीज होगी ना, हॉट डॉग से इंक्रीज अगर होगी। प्राइस जो है, एक ओ मिनट एक सॉरी, मिनट, उसके साथ डिक्रीज होगी, सॉरी राइज हो रहा है ना, क्योंकि हाँ तो ठीक है, केचप बिल्कुल की भी सही। डिमांड इंक्रीज डिमांड होगी। डिक्रीज होगी तो यही तो हमने कहा है, अभी केचप आप थोड़ी डिमांड। देर पहले इंक्रीज की कह रहे थे फिर। मैंने इंक्रीज नहीं कहा, केचप की डिमांड डिक्रीज होगी, सही है। और जब केचप की डिमांड डिक्रीज होगी, लोग जब केचप बनाना छोड़ देंगे, केचप खाना छोड़ देंगे, तो सप्लाई कम टोमेटो की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। एग्रीड? हम्म, जब टोमेटो की जी डिमांड डिक्रीज होगी तो जाहिर है कि टोमेटो की लेफ्ट साइड के ऊपर आप डिमांड का कर्व शिफ्ट करके देखेंगे, टोमेटो की प्राइस गिर जाएगी। एग्रीड? सही और जब सही। टोमेटो की प्राइस गिर जाएगी तो टोमेटो जूस का इनपुट सस्ता हो जाएगा। नहीं? सर एक बात ना, सप्लाई भी तो कम होगी ना फिर तो, किसकी? जब डिमांड ही नहीं है तो फिर सप्लाई टोमेटोज की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक सवाल का जवाब दिया था, किसी ने मुझसे यहाँ पे पूछा था, वो चीज जो यहाँ पे लिखी ही नहीं है वो आप क्यों अज्यूम करने के ऊपर तुले हुए हैं? सोचें, क्या उसने अच्छा, ऐसी कोई सिर्फ बात लिखी है? डिमांड को देखें, उसने जितनी बात लिखी है इसमें हम कुछ उतना ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अदरवाइज होने को तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। इकोनॉमी के अंदर तो तमाम चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन जब हम दो चीजों के आपस के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे तो हम बाकी तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे। इकोनॉमिक्स का एक रूल है जिसको हम कहते हैं सेटरस पेरिबस। ठीक है जी, कि हम तमाम अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे अगर हम दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो, या स्टडी करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हो सकता है कि सप्लाई कम हो जाए, लेकिन उसने यहाँ पे ऐसा कोई इशारा नहीं दिया। उसने यहाँ पे जितने इशारे दिए हैं हम सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करेंगे, जो उसने इशारे नहीं दिए हम उनको कंसीडर करेंगे, तो ये एक अनरीजनेबल असम्पशन होगी। ठीक है, सही, मतलब वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन डिमांड, हाँ राइट। ठीक है, जो उसने लिखा है। ठीक है भाई, चलें बुशरा, आपका हो गया काम, और अब उसके बाद बुशरा के बाद कौन है? फरुख। फरुख मैं आपके पास आता हूँ, ठीक है? अच्छा चलें यार, आ जाए यार।
कोई हाथ भी नीचे कर लिया करें आप लोग अपना खुद ही। हाँ फारूक आइए। सर मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि ग्राफ इलस्ट्रेशन में कॉम्प्लीमेंट या सब्स्टिट्यूट का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इनको सब अलग अलग ग्राफ बना के दिखाना होगा या किसी एक ग्राफ के अंदर ही सब इफेक्ट्स दिखाने होंगे? क्योंकि पहले हम कोशिश ये कर रहे थे कि एक ही ग्राफ में सब इफेक्ट्स दिखा दें, तो जरा क्लियर कर दें कि अलग अलग डायग्राम्स बनाएं या एक ही ग्राफ में इसको समझाने की कोशिश करें। आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? जी सर, इस क्वेश्चन की भी एक पिछला क्वेश्चन था, उसमें पूछ नहीं पाया था, कॉम्प्लीमेंट का था वो, तो कॉम्प्लीमेंट का ग्राफ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम करा था उसमें। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए ये बिल्कुल सही लिखा आपने असद काजी, सही है। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए आप जो है वो डिफरेंट ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, एक ही ग्राफ के ऊपर कई प्रोडक्ट्स को हम फिलहाल नहीं रख रहे। ठीक है सर सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट्स का, जैसे कि यहाँ पे टोमेटो जूस और टोमेटोज का जिक्र हो रहा है, तो ये डिफरेंट जूस है, लेकिन टोमेटो जूस और ऑरेंज जूस ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे एक ही ग्राफ में बना के? कॉम्प्लीमेंट है ये दोनों, तो एक ही ग्राफ में दिखा देना ना सर इसको? नहीं, आप दोनों को अलग अलग दिखाएंगे। दूसरी बात ये कि मेरा जानता, आप कैसे कह रहे हैं कि किस मतलब किस अजम्पशन की बेसिस के ऊपर कह रहे हैं कि टोमेटो जूस और ऑरेंज जूस एक साथ यूज होते हैं? एक साथ नहीं सर, जैसे कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट आपस का मतलब यही में होता है ना? कॉम्प्लीमेंट है तो एक की डिमांड हाई हो जाएगी और दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। मैं इस हिसाब से बोलना चाह रहा हूँ कि अगर डिमांड D1 को मैं ऑरेंज टोमेटो जूस दे दूं और D2 जो डिक्रीज हो रही है उसको मैं ऑरेंज जूस दे दूं, तो दोनों को एक ही ग्राफ में हम दिखा सकते हैं सप्लाई के ऊपर, या नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ सर? तो पहली बात तो ये कि दोनों कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकते। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक साथ चीज यूज करने वाली। हमें तो टोमेटो जूस की समझ में नहीं आई, आप अभी तक टोमेटो जूस के अंदर आप जो ऑरेंज जूस को मिला के पीना चाहते हैं। ठीक है, तो हाँ गलती हो गई सर ये वाली। ठीक है सब्स्टिट्यूट ठीक तो है, हो सकते आगे हैं। बढ़े। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। दूसरी ठीक बात है है कि अगर आप दोनों को एक साथ जो है वो पीने की कोशिश करेंगे तो मसला ना सिर्फ ये खराब होगा। ठीक है, बल्कि अगर आप जो है वो दोनों का एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि आपने ग्राफ किसका बनाया, टोमेटो का या फिर ऑरेंज का। तो आप ग्राफ दोनों का अलग अलग ओके ही सर, बनाएंगे। ठीक ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट है, ग्राफ ओके सर, बनाएंगे क्लियर बस। है। ठीक है, अच्छा चले हम ओके आगे सर। चलते हैं जल्दी से भाई, बहुत सारा बाकी है अभी। ठीक है, तो अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपने जो है वो खुद से करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। वैसे तो ये सवाल आप तमाम लोग जो है वो कर ही चुके होंगे। द मार्केट फॉर पिज्जा हैज द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल्स। ठीक है, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड। आपने करना क्या है, ग्राफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इन दिस मार्केट, एक्चुअल प्राइस इन द मार्केट वर अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या होगा? सही है, देखिए आपने जब ग्राफ बनाते हैं तो आप जो वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर आप क्वांटिटीज लेते हैं। अब आप डिमांड और सप्लाई का ग्राफ एक ही जगह पे बनाएंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कौन सी जगह होती थी जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर होती है, वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है और वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। तो अगर हम इसको देखें तो मैं यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा अंडरलाइन करके दिखाता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों बराबर है। ये बेसिकली जगह है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी हो गई? 81। इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी हो गई? 6। ठीक है जी, गुड। यहाँ पे जब जवाब हम पाना शुरू हो गए। अब ये कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम सॉरी 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 if the actual price in the market were above the equilibrium price, what would drive the market towards the equilibrium? वो कौन सी चीज होगी जो मार्केट के अंदर जो एक, देखिए हमने शुरू के अंदर जो पढ़ा था एक इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ का। वो कहता है कि मार्केट के अंदर कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं, एक इनविजिबल हैंड ऐसा होता है जो मार्केट के अंदर चीजों को जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट कर देता है। इसका आंसर अगर आप सिर्फ इतना भी लिख देंगे कि जी इनविजिबल हैंड जो है मार्केट के अंदर जो है वो चीजों को उनकी एक्चुअल प्राइस के ऊपर लेके आ जाएगा, तो ये सही है। हम देखें इस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं जो है वो आम लेने के लिए जाता हूं और मैं यहाँ पे जो है वो ग्राफ बना रहा हूँ। आप देखें, ये हमारी डिमांड है और ये हमारी सप्लाई है, और ये इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो आम की लेट से कि जो है 100 रुपीज मार्केट के अंदर प्राइस चल रही है आम की। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, यहीं पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और यहीं पे इक्विलिब्रियम
क्वांटिटी डिमांडेड है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये है 20 यूनिट्स, मैंने 20 लिखा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी हुई हमारे आम के केस के अंदर, नहीं सरप्लस नहीं होगा, मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूँ क्या है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है 20, इक्विलिब्रियम प्राइस आम की कितनी है 100। अब मेरे घर के सामने आता है और आके जो है एक आदमी बैठ जाता है और वो आम बेच रहा है जनाब 150 रुपए। अगर ये सुबह से लेके शाम तक 150 के ऊपर अटका रहा है और जिद पाल ले कि मैंने 150 से नीचे के अंदर बेचना नहीं है, तो ये सरप्लस होगा जो आपने कहा है शबिया जहरा, ठीक है। नहीं, प्राइस फ्लोर की अभी हम बात नहीं कर रहे ना अभी यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। अभी तो हम एक जनरल सी बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट के अंदर प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये 150 के अंदर बेचने की कोशिश कर रहा है, ये 150 लिखा हुआ है, ये यकीनन इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर बेचने की कोशिश कर रहा है, इसके पास सरप्लस हो जाएगा। लेकिन देखें ये इतना बेवकूफ नहीं है कि ये सुबह से लेकर शाम तक 150 की रट और जिद लगा के जो बैठा रहेगा। इसको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो चाहती हैं कि मुझे प्राइस जो है वो नीचे मैं नीचे लेके जाऊं, इसलिए कि अगर ये प्राइस नीचे लेके नहीं गया तो इसके आम सड़ जाएंगे और खराब हो जाएंगे। ये एक इनविजिबल हैंड था मार्केट के अंदर, जो है वो कुछ फोर्सेस होती हैं, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस मिलकर डिसाइड करती हैं कि कौन सी चीज की प्राइस कितनी होगी। अब आप अगर अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता तो आप जो है वो रात को 8 बजे के बाद और 9 बजे के बाद कभी फल खरीदने के लिए जाएं और रात को 12 बजे कभी फल खरीदने के लिए जाएं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि फलों की जो सबसे ज्यादा प्राइस होती है वो यकीनन सुबह सुबह होती है। जोहर के बाद प्राइस गिरना शुरू होती है, असर के बाद मजीद गिरती है, 9 बजे के बाद रात को मजीद गिरती है, और अगर 12 बजे अगर आप कहीं चले जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि प्राइस जो सुबह थी और प्राइस जो इस वक्त है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो बेसिकली वो प्राइस को नीचे लाते रहते हैं यहाँ तक कि वो इक्विलिब्रियम के ऊपर आके रुक जाए और सारा सामान जो क्वांटिटी जितनी भी सप्लाई हो चुकी है वो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर बदल जाए और लोग सारी चीजें खरीद के चले जाएं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे लिए इतना कहना काफी होगा कि जी इनविजिबल हैंड मार्केट के अंदर प्राइस चीजों को उनकी एक्चुअल इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर लेके आता है, ठीक है जी। गुड, ठीक है मोहम्मद साहब, ठीक है। प्राइस फ्लोर नहीं, प्राइस फ्लोर इस चैप्टर के अंदर नहीं था, अभी तो हम चैप्टर नंबर 4 के ऊपर है भाई, ठीक है। अच्छा जी, चले हम जो है वो इनका जो है पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ का, लेकिन भाई खरीद लिया करो, सुबह सुबह ताज़े मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, एक सेकेंड, क्या आप में से आप लोगों ने क्या वीडियोस खुली हुई हैं क्या? अच्छा जी, हम नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आपको ये समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, और अगर समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और इसीलिए मैंने इसका आंसर जो है यहाँ पे लिख भी दिया है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लें कि जी बेगल्स जो है वो क्या होते हैं और क्रीम चीज़ क्या होती है। जाहिर है कि हम लोग ये चीज़ें नहीं खाते हैं। अगर कभी आप जो है वो डंकिन डोनट्स के ऊपर आप जो है वो चले जाएं नाश्ता करने के लिए, या फिर जो है वो किसी और ऐसी जगह पे, तो वहाँ पे आपको ये बेगल्स और क्रीम चीज़ टाइप की जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी। बेगल्स तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। अच्छा, बेगल्स और क्रीम चीज़ जो है ये दोनों जो है वो एक साथ खाए जाते हैं, ठीक है जी। हम अच्छा, सवाल में क्या कहता है, सबसे पहले सवाल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग है, ठीक है। बेगल्स जो है वो समझे बन टाइप की एक जो है वो चीज होती है, ठीक है तंजीम, और क्रीम चीज के साथ इसको जो है वो अमेरिकन जो है वो खाते होंगे, ठीक है। अच्छा, हम सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत गौर से सवाल को सुने, इसलिए कि सवाल जब तक आपको समझ में नहीं आएगा उस वक्त तक आपको जवाब भी समझ में नहीं आएगा। ये कहता है वी ऑब्जर्व वी ऑब्जर्व दैट बोथ द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ क्रीम चीज की इक्विलिब्रियम प्राइस, ये पहली बात हो गई, एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ बेगल्स हैव राइजन। दो चीजें बढ़ गई हैं, कौन कौन सी दो चीजें बढ़ गई हैं? मैं यहाँ पे इसको मार्क करूंगा। अच्छा, अभी आप लोग जो है वो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखिएगा चैट के ऊपर, फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दो चीजों के अंदर चेंज आया, कहता है वी ऑब्जर्व दैट बोथ द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ क्रीम चीज
इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ क्रीम चीज के साथ क्या हुआ है? वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्रीम चीज की बढ़ गई है एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ बेगल्स हैव राइजन, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इसकी जो है वो बेगल्स की बढ़ गई है। व्हाट कुड बी पॉसिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पैटर्न? इस पैटर्न के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? उसने दो ऑप्शंस दिए हमें। कहते हैं अ फॉल इन द प्राइस ऑफ फ्लावर, आटे की प्राइस गिर गई है, या फॉल इन द प्राइस ऑफ मिल्क, या फिर दूध की प्राइस गिर गई है। इन दोनों में से कौन सी चीज ट्रू है? ठीक है, जो चीज ट्रू है उसका मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलस्ट्रेट एंड एक्सप्लेन योर आंसर, वो कहता है। अब आपने अपने पास नोट कर लेना है किसी एक जगह पे, ठीक है, एक पेपर के ऊपर लिख लें कौन कौन सी चीजें बड़ी हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस क्रीम चीज की बड़ी है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बेगल्स की बड़ी है। अपने पास नोट कर लें जरा सा। फ्लावर, मिल्क, फ्लावर। चलें हम देखते हैं कि क्या है। इसको इलस्ट्रेट करना है पूरा। हमने कहा है आंसर इसका है, देखें आटे की कीमत जो है वो कम हो गई है। आटे की कीमत कम होने से होगा क्या, हम ये देखते हैं। अगर आटे की कीमत कम हो गई है, मैं इसको ड्रॉ करूंगा। अगर आटे की कीमत कम हो गई है तो उससे क्या होगा? इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ बेगल्स। बेगल्स की सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब बेगल्स की सप्लाई इंक्रीज क्यों होगी? इसलिए कि आटा बेगल्स का इनपुट है। फ्लावर इज एन इनपुट फॉर बेगल्स। An increased supply will lead to decrease in price of bagels. प्राइस जो है वो बेगल्स की जो है वो कम हो जाएगी। क्या हो गया क्वेश्चन? बेगल्स की तो प्राइस, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ क्रीम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ बेगल्स हैव राइजन। ठीक है, अच्छा जी। तो बेगल्स की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर बेगल्स की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो बेगल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, ये एक हो गया हमारा। इफ द प्राइस ऑफ बेगल डिक्रीजेस, और अगर बेगल्स की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, पीपल विल बाय मोर ऑफ इट, लोग पहले से ज्यादा खरीदेंगे। ये क्वांटिटी डिमांडेड इसकी जो है वो बढ़ गई, क्वांटिटी इसकी बढ़ गई। सिंस इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्रीम चीज, और चूंकि ये क्रीम चीज का कॉम्प्लीमेंट है, एन इंक्रीज डिमांड ऑफ क्रीम चीज विल इंक्रीज इट्स प्राइस। तो क्रीम चीज की डिमांड का कर्व भी राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और उसकी डिमांड का कर्व राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो गया तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा जी, डिक्रीज एंड मिल्क की प्राइस बढ़ी है। मिल्क की तो बात ही नहीं करें ना, दोनों में से उसने कहा है कि उमर पटेल मिल्क की तो भी बात ही नहीं करें। उसने कहा है कि जी इन दोनों में से कौन सा केस ट्रू है। अब आपको दोनों केसेस को जो है वो बना के देखना होगा बेसिकली, कि किस केस के अंदर ये दोनों कंडीशंस ट्रू साबित होती हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हैं। ये क्रीम चीज की प्राइस बढ़ी है और बेगल्स की क्वांटिटी बढ़ी है। मिल्क बिकॉज इट इज यूज्ड इन बोथ। साद, आपको मैं जवाब देता हूँ, एक सेकेंड। बिकॉज द सप्लाई ऑफ बेगल्स इंक्रीज। देखें क्वेश्चन के अंदर जो है वो लॉजिकली चलने की कोशिश करें। मैंने आपसे उसूली तौर पे हमें यहाँ पे इसके हर स्टेप के ऊपर डिमांड और सप्लाई के कर्व्स बना के देखने चाहिए। मैं आराम आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको एक दफा फिर से। जब आटे की प्राइस कम होगी तो बेगल्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि आटा जो है वो बेगल्स का इनपुट है। जब बेगल्स का इनपुट सस्ता होगा तो बेगल्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब बेगल्स की सप्लाई बढ़ जाएगी तो इसकी सप्लाई का कर्व राइट साइड के ऊपर शिफ्ट होगा। राइट साइड के ऊपर शिफ्ट होगा, बेगल्स की प्राइस गिरेगी और बेगल्स की क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब बेगल्स की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी और उसकी सप्लाई भी और उसकी प्राइस भी गिर जाएगी, तो लोग पहले से ज्यादा बेगल्स खरीद रहे हैं, जाहिर है। और अगर वो पहले से ज्यादा बेगल्स खरीद रहे हैं तो वो पहले से ज्यादा क्रीम चीज भी खरीदना चाहेंगे। और जब वो पहले से ज्यादा क्रीम चीज खरीदना चाहेंगे तो क्रीम चीज की डिमांड बढ़ जाएगी नंबर ऑफ बायर्स बढ़ने की वजह से, और उसकी डिमांड का कर्व राइट साइड के ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब देखें, क्रीम चीज की प्राइस बढ़ गई, एक कंडीशन ट्रू हो गई। बेगल्स की क्वांटिटी बढ़ गई, दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर क्या था?
कि आटे की प्राइस कम होगी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं बुशरा कि बेगल्स की वजह से क्रीम चीज की प्राइस बढ़ेगी। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये पूरा टाइम जो मैंने आपको आंसर दिया है बेसिकली, उस पूरे टाइम के ऊपर हर उस वक्त जब मैंने एक जुमला बोला है या जुमला कहा है कि ये चीज बढ़ेगी और ये चीज कम होगी और प्राइस के साथ ये होगा, क्वांटिटी के साथ ये होगा, उस वक्त मेरे दिमाग में ग्राफ बन रहे थे और डिमांड और कर्व के जो है वो डिमांड और सप्लाई के कर्व जो है वो लेफ्ट या राइट के ऊपर हो रहे थे और मैं इक्विलिब्रियम को चेक कर रहा था अपने दिमाग के अंदर किसी जगह पे। ठीक है जी, तो अगर आपके सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग के अंदर जो है वो कर्व जो है वो ड्रॉ हो रहे हो और आप देख रहे हो कि जी पॉसिबली जो है वो हमारी प्राइस और क्वांटिटीज किधर जा रही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है वो ग्राफ हमारे बना के भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है इसी का भी कि जी इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ क्रीम चीज हैज राइजन बट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ बेगल्स हैज फॉलन। अब कहता है कि भाई ये दो चीजें हो गई हैं, मैं इसको करूंगा, सॉरी ये कहता है इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ क्रीम चीज जो है वो बढ़ गई है बट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ बेगल्स हैज फॉलन, और जो है वो लोगों ने वो खरीदना छोड़ दिया है बेगल्स और क्रीम चीज की प्राइस जो है वो बढ़ गई है। इसके लिए कौन सी चीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? इसका आंसर है प्राइस ऑफ मिल्क। ठीक है, तो ये आप लोग जो है इसका आंसर जो है वो खुद ही पढ़ लेंगे और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं, इसलिए कि मैं आगे क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा इस फीड में जाना चाहता हूँ। ये हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक ओके चल रहे हैं भाई सब लोग? क्लास के अंदर ये बताएं, यस या नो लिख दें भाई। चलो शुक्र है, गुड। उमर, जवाद, साजिद, समल, अयूब, फरहान, अयूब, ठीक है चलें। अच्छा ये सवाल चूंकि कि बड़ा सिंपल सा है इसलिए इसको मैं सॉल्व डेफिनेटली नहीं करवाऊंगा। ये कहता है सपोज दैट द प्राइस ऑफ बास्केटबॉल टिकट्स एट योर कॉलेज इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस, करंटली द डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल्स आर एज फॉलोज। उसने आपको डिमांड एंड सप्लाई के शेड्यूल दे दिए हैं। ठीक है जी, आप इसको जो है वो देख सकते हैं। वो आपसे कहता है ड्रॉ द सप्लाई एंड डिमांड कर्व, व्हाट इज अनयूजुअल अबाउट द सप्लाई कर्व, व्हाई माइट दिस बी ट्रू। ये एक बहुत सिंपल सा आपके सामने इसने जो है वो डेटा रख दिया है। ये कहता है प्राइस 4, 8, 12, 16, 20, ये आपके पास जो प्राइसेस आपको नजर आ रही हैं ये हमारे वाई एक्सिस के ऊपर चली जाएंगी। एक्स एक्सिस के ऊपर आप डिमांड का कर्व बनाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड वाली चीजें लेके, और सप्लाई का कर्व बनाएंगे क्वांटिटी सप्लाइड लेके। तो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा मसला होना चाहिए। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी क्या है? ये 8000 है और प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर 8 है। Your college plans to increase total enrollment next year by 5,000 students. The additional students will have the following demand schedule. अच्छा, अब जो एडिशनल स्टूडेंट्स हैं उनका डिमांड शेड्यूल इसने हमें जो है वो दे दिया है यहाँ पे कि अगर 4 रुपए प्राइस होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड 4000 होगी, अगर 8 होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड 3000 होगी। अब आपने करना क्या है बेसिकली, देखिए यहाँ पे नीचे हिंट भी दिया हुआ है, हमने ओल्ड डिमांड शेड्यूल और ओल्ड डिमांड शेड्यूल एंड द डिमांड शेड्यूल फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, हम इन दोनों को जो है वो ऐड कर देंगे टू कैलकुलेट द न्यू डिमांड शेड्यूल फॉर द एंटायर कॉलेज। व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। पीछे जाके देखें कि जब प्राइस 4 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 10,000। आगे जो 5,000 लोगों को बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी हमारा डिमांड का कर्व जो है वो शिफ्ट होगा, आगे 4,000 मजीद की डिमांड आने वाली है इसी प्राइस के ऊपर, ये मजीद है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी नई इक्विलिब्रियम नई क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी? $4 के ऊपर 14,000। ठीक है जी, और क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी? बाय द वे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड हमारी वही 8,000 रुपीज रहेगी, और वो ना ज्यादा होगी ना वो कम होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी नए बच्चे आएंगे, उसने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि जी हम सप्लाई भी इंक्रीज करने लगे। तो ये आप सारे जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैं इलास्टिसिटी के ऊपर जाता हूँ। इलास्टिसिटी के अंदर हम जो है वो चीजें जो है वो थोड़ी सी सिंपल रखते हैं। हम इनकम इलास्टिसिटी के ऊपर भी नहीं जा रहे और हम क्रॉस इलास्टिसिटी के ऊपर भी नहीं आ रहे, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला था
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और हमने जो चीज यूज की थी वो हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया था, विच मीन्स कि हम नीचे वाली जगह पे जो है वो एवरेज लेते थे। ठीक है, बुक के अंदर फार्मूला लिखा हुआ है, सब कुछ आप देख सकते हैं वहां पे जाके। अब अगेन इस क्वेश्चन के अंदर देखें बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो कि आप समझ लें कि जो कल्चरल एस्पेक्ट को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है वो हम कहते हैं बी। ठीक है, या फिर बल्कि पूरा का पूरा कल्चरल एस्पेक्ट को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछ लेता हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड्स which good would you expect to have more elastic demand and why? इलास्टिसिटी को समझ लीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग पढ़ के आ रहे होंगे उम्मीद है इंशाल्लाह, कि इलास्टिसिटी क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज the responsiveness of quantity demanded as a result of change in the price of a product or service। बहुत गौर से सुनिए कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है क्वांटिटी डिमांडेड जब कभी भी किसी चीज की प्राइस चेंज होती है। ये रिस्पॉन्स क्वांटिटी डिमांडेड का बहुत सीवियर भी हो सकता है, बहुत हार्श भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटिटी डिमांडेड का कोई मतलब वो हो ही नहीं, रिस्पॉन्स हो ही नहीं, या बहुत मामूली सा रिस्पॉन्स हो। अगर बहुत मामूली सा रिस्पॉन्स होगा तो हम कहेंगे कि जी डिमांड इनइलास्टिक है, कि प्राइस बढ़ रही है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे पेट्रोल। और अगर प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क आ रहा है और हल्की सी प्राइस बढ़ते ही लोग उस चीज को खरीदना छोड़ देते हैं या बहुत कम कर देते हैं, तो हम कहेंगे कि डिमांड जो है वो इलास्टिक है, और डिमांड जो है वो इलास्टिक है। ठीक है जी, हम ये कहेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि जी रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक्स और मिस्ट्री नॉवेल्स, इन दोनों में से किस चीज की डिमांड क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, ये किस चीज की डिमांड जो है वो ज्यादा इलास्टिक होगी और क्यों होगी? जवाब देना शुरू करें। यहाँ पे हमारे पास आए आंसर्स आते हैं हमारे पास कि जी टेक्स्ट बुक्स इन इलास्टिक, नॉवेल इलास्टिक, बिल्कुल सही है। नेसेसिटी इन इलास्टिक होती है। मिस्ट्री नॉवेल्स, गुड 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 गुड, जबरदस्त। टेक्स्ट बुक्स की डिमांड इन इलास्टिक है, जबकि कि मिस्ट्री नॉवेल्स की इलास्टिक है। इसलिए कि टेक्स्ट बुक्स एक नेसेसिटी है जबकि कि नॉवेल्स जो है वो नेसेसिटी नहीं है। टेक्स्ट बुक की प्राइस पहले 100 रुपए थी, अब 150 रुपए हो गई। क्या हम लेना छोड़ देंगे? नहीं, हम लेना नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जी टेक्स्ट बुक्स का जो क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही नेग्लिजिबल किस्म का है जब जब टेक्स्ट बुक्स की प्राइस चेंज होती है तो। ठीक है जी, जिनको समझ नहीं आया उनके लिए मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जहां तक नॉवेल्स की बात है तो नॉवेल की प्राइस अगर 100 से 150 रुपए हो जाएगी तो चूंकि कि ये हमारी बेसिक नेसेसिटी नहीं है तो हम कहेंगे छोड़ो यार, इसकी प्राइस बढ़ गई है, हम नहीं खरीद रहे। विच मीन्स की क्वांटिटी डिमांडेड का एक बहुत मेजर रिस्पॉन्स हो सकता है जब जब मिस्ट्री नॉवेल्स की प्राइस बढ़ेगी तो। अच्छा जी, फहाद इमरान, टेक्स्ट बुक्स की अगर आप समझते हैं कि जी टेक्स्ट बुक्स की डिमांड जो है वो इलास्टिक है तो मसला खराब हो जाएगा फहाद इमरान। ठीक है, बुक तो आपको खरीदनी पड़ेगी भाई, 100 रुपए की हो या 150 रुपए की हो या 200 रुपए की हो। तो ये बेसिकली इन इलास्टिक है इमरान साहब। अच्छा, बाकी के तीन मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा, इसके अंदर बिल्कुल जो है वो कल्चर की जो है वो रिफ्लेक्शन है। अभी रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ, ये इलास्टिसिटी वाला चैप्टर खत्म कर दूं जरा सा, थोड़ी सी देर रुक जाओ। बाकी के तीन हमारे लिए देखें बिल्कुल ही जो है वो मतलब कि अब ये जो है वो बियर की बात कर रहे हैं, बीथोवन रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, सॉरी, मैं थ्री के अंदर आ सकता हूँ। हीटिंग ऑयल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स की अगर बात करूं मैं, जबकि कि नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात करूं। लॉन्ग रन के अंदर इलास्टिसिटी कम होती है एज कंपेयर टू शॉर्ट रन, ये भी जो है वो चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। नंबर 3 के अंदर डिमांड बिकम्स मोर इलास्टिक इन लॉन्ग रन, सॉरी यस आप सही कह रहे हैं, इसलिए कि लॉन्ग रन के अंदर जो है वो लोग सब्सटीट्यूट ढूंढ लेते हैं जब कभी भी जो है वो किसी चीज की प्राइस बढ़ती है। मिसाल के तौर पे अगर अगले 5 सालों के अंदर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती रहती है तो लोग सीएनजी पे शिफ्ट हो जाएंगे। सीएनजी की प्राइस बढ़ती रहती है तो लोग जो है वो एलएनजी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी,
तो बाकी जैसे नंबर बी है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। हम कहते हैं कि जी नात की सीडी मिल रही है और सॉन्ग्स की सीडी मिल रही है, नात की सीडी मिल रही है और सॉन्ग्स की सीडी मिल रही है। तो इनमें से किसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, आप लोग बताएं चलें। अच्छा भाई शिवा, एक मिनट आ रहे हैं आपके पास हम। आप कह रहे हैं नात की इन इलास्टिक है, सॉन्ग की इलास्टिक है। बहुत अच्छी बच्ची हैं आप महाम, और आप सब भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमजा, अब्दुल वाहिद। आप तमाम लोग कह रहे हैं कि सॉन्ग की जो है वो ज्यादा इलास्टिक है, और जो है वो बहरहाल अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर ना, ठीक है। मेरे ख्याल से लोग सॉन्ग्स जो है वो हर प्राइस के ऊपर परचेज कर लेंगे, लेकिन जो है वो नात की सीडी की प्राइस जो है वो थोड़ी सी भी ज्यादा होगी ना, तो वो बोलेंगे भाई नहीं चाहिए। बहरहाल चले, खैर। सॉन्ग की इन इलास्टिक है, सॉन्ग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तंजीम, सॉन्ग की इन इलास्टिक है। वो कह रहे हैं दोनों की इलास्टिक है। नहीं, हमने कहा दोनों में से उमर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों के इलास्टिक तो है किसी न किसी हद तक, लेकिन कितनी। खैर चलें, छोड़े। हम जो है वो इससे जो है वो मजीद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और इसको जल्दी से देख लेते हैं। ये देखें, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने जो है वो सॉल्व करना है नेक्स्ट टाइम। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको सॉल्व कर भी चुके हों। मुझे तो ऐसा लगता है मैंने ये क्लास में सॉल्व करवाया भी था, ठीक है। बेसिकली आपने मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है यहाँ पे, और आपने इसको जो है वो कैलकुलेट करना है। ये आप लोगों ने जो है वो खुद ही करनी है। अब यहाँ से आवाजें आना शुरू हो गई हैं खत्म करने की, तो इसलिए मैं जरा इसको जल्दी से देख लूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है ये वाला, देखिएगा इसके अंदर काफी लोग जो है वो, अच्छा चले, क्लास में चैप्टर नहीं पढ़ाया यार मैंने। अच्छा ठीक है, चले, ऑनलाइन पे तो पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। तो इसको आपने जो है वो सॉल्व करके देखना है। मैं स्लाइड्स भेज चुका हूँ, अभी अभी तंजीम बात हुई है हमारी। ये आखिरी क्वेश्चन है इमरान, रुक जाए जरा सा। कौन सी पीडीएफ सेंड कर दूं भाई क्लास, अच्छा अच्छा वो कह रहे हैं आप। मैं आपकी सी पीडीएफ जो है वो आपके ढूंढनी पड़ेगी मुझे कि किधर पड़ी हुई है, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो भेज दूंगा। अच्छा जी, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इसके अंदर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहता है जी देयर आर टू ड्राइवर्स टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी जो है वो दो ड्राइवर्स हैं, सही है जी। देयर आर टू ड्राइवर्स टॉम एंड जेरी, ईच ड्राइव अप टू अ गैस स्टेशन, दोनों जो है वो गैस स्टेशन के ऊपर जाते हैं। बिफोर लुकिंग एट द प्राइस ईच प्लेसेस एन ऑर्डर, दोनों जो है ने जो है वो प्राइस तो देखी नहीं और जो है वो ऑर्डर दे दिया ना। टॉम ने कहा कि मेरे पास जो है वो 10 गैलन गैस डाल दो, ठीक है। और जेरी ने कहा कि मेरे पास $10 की गैस डाल दो, ठीक है। टॉम ने क्या कहा कि मेरे पास 10 गैलन डाल दो, हम इसको यूं कह लेते हैं, टॉम ने कहा कि जी मेरे पास 10 लीटर डाल दो, और जेरी ने कहा कि जी मुझे जो है वो 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो। वॉट इज ईच ड्राइवर्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जाहिर है कि हमारे चूंकि कि कोई नंबर नहीं दिए तो हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों में से किसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक है और किसकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है। देखें टॉम ने क्या कहा था, टॉम ने कहा था 10 गैलन डाल दो मेरे पास। 10 गैलन डालने का मतलब ये हुआ कि उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी प्राइस कितनी है, उसको 10 गैलन चाहिए। विच मीन्स कि अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो भी वो उतना ही डलवाएगा, प्राइस नीचे जाएगी तो भी वो उतना ही डलवाएगा, और अगर प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भी वो उतना ही डलवाएगा। तो अगर हम बात करें टॉम की, तो इसकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, जबकि कि जेरी की डिमांड जो है वो जेरी की डिमांड इलास्टिक है टॉम के मुकाबले में, इसलिए कि इसने क्या कहा, मुझे तो जो है वो 10 रुपए की गैस डाल दो, $10 की गैस डाल दो। $10 की गैस डालने का मतलब क्या हुआ कि अगर गैस की प्राइस बढ़ गई है तो जेरी को कम मिलेगी, अगर कम हो गई है तो जेरी को ज्यादा मिलेगी। तो जेरी की इलास्टिक है और टॉम की इन इलास्टिक है। अब ये हमने जिस टाइप के क्वेश्चन अभी यहाँ पे किए हैं, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मैं भेजूंगा। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, जब कभी भी हमारी आपसे बात होगी दोबारा यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर, जो मैं नोट कर रहा हूँ वो ये कि सिर्फ 4 या 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे हाथ उठाए हैं और जिन्होंने यहाँ पे सवाल किए हैं, ठीक है जी।
हालांकि कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप तमाम लोगों की कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हैं, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हुई हैं, आपने लेक्चर देखा, आपने बुक पढ़ी, उसके बावजूद भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई और आप लोग वो क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन वो क्वेश्चंस नहीं आए सिवाय 4-5 स्टूडेंट्स के जिन्होंने हैंड रेज किया, शुरू में क्वेश्चंस पूछे, और वो क्वेश्चंस भी बेसिकली ये थे कि एग्जाम के अंदर क्या आएगा और किस किस्म का पैटर्न होगा। जब आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे, जब कभी भी हम मीटिंग सेट करेंगे, तो मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि उससे पहले आपने जो आज हमने पढ़ाया है इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। चाहे वो आप YouTube लेक्चर से समझें, चाहे वो आप बुक से समझें, चाहे वो आपने आज की डिस्कशन से समझा हो, चाहे वो आप इसको सॉल्व करके समझें, किसी भी तरीके से ये 2 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो उसके बाद हम जाएंगे चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 के ऊपर, और उसके जिस किस्म के भी क्वेश्चन हमने करने होंगे वो हम करेंगे, या फिर हम उसके MCQs करेंगे, जो भी करेंगे उसके अंदर। ठीक है जी। तो अच्छा जी, तंजीम आपने भी किया था, सही कह रहे हैं भाई। ठीक है जी, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आपने एक दफा नहीं करना है, इन क्वेश्चंस को आपने कम से कम 4-4, 5-5 दफा करना है। और जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने, और मैं हर इंडिविजुअल से पूछूंगा नेक्स्ट टाइम कि आपने पिछले एक हफ्ते के अंदर क्या किया और आपने पिछले एक हफ्ते के अंदर कितना पढ़ा। ठीक है भाई। तो तैयब खान, आपने इतनी जल्दी थैंक यू सर बोल दिया, ये जाने वाला है। चलें, ठीक है भाई। आ, आप ने क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं अभी भी, मुझे कोई जल्दी नहीं है जाने की। ठीक है तैयब खान, अल्लाह हाफिज आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं और आप कोई सवाल इसीलिए नहीं कर रहे हैं। गुड। क्वेश्चंस बता दें, कौन से क्वेश्चंस? ये जो मैंने भी आपको दिए हैं सारे के सारे, ये मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, ये मैं अभी आपको भेज दूंगा हमजा। ठीक है, और ये आप सारी क्लास को भेज देंगे, ये वाली स्लाइड्स। तो ये सारे के सारे जो है प्रैक्टिस करेंगे, एक नहीं, दो दो, तीन तीन दफा करेंगे। ये असाइनमेंट वाले यही सारे क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको भेज रहा हूँ इमरान। ये तो कर लो बच्चों पहले, असाइनमेंट भी दे दूंगा। ये आपने सॉल्व करने हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व करने हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं मजीद आगे जाऊं तो फिर इस किस्म के क्वेश्चन आए कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का फर्क ही नहीं पता। ठीक है, चलो अब जाएं, आप लोग भाग जाएं, छुट्टी करें। मैं भेज रहा हूँ अभी हमजा को, तो ये आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज।